नमस्कार साथियों, मैं विकास भारती आप सभी का स्वागत करता हूं पार्थ क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राजस्व विभाग के अंतर्गत जो 5 विभागाध्यक्ष आते थे उनमें से राजस्व परिषद को पढ़ लिया है। आज हम लोग चकबंदी आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे। चकबंदी आयुक्त चकबंदी विभाग का अध्यक्ष होता है। राजस्व परिषद को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में की गई इलाहाबाद में। इसके बाद 1947-48 के बाद इसे 2 शाखाओं में बांट दिया गया। पहली शाखा प्रशासनिक शाखा लखनऊ और दूसरी शाखा न्यायिक थी जो कि इलाहाबाद में। प्रशासनिक शाखा के 2 सदस्य और न्यायिक शाखा के 7 सदस्य थे। इन सदस्यों के माध्यम से राजस्व परिषद का जो अध्यक्ष है वो कार्य करता है। आज हम बात करते हैं चकबंदी विभाग के बारे में। चकबंदी विभाग जो जिसका मुख्यालय हमारा लखनऊ में है। चकबंदी विभाग का मुख्यालय पूछा जाए तो ये लखनऊ में है। चकबंदी किसे कहते हैं पहले तो ये समझते हैं। जैसे कि शब्द लिखा है चकबंदी। चक का मतलब होता है खेत और बंदी का मतलब होता है इकट्ठा करना। खेत को हम जोत भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खातेदार के बिखरे हुए जोतों को, या कहें कि खातेदार यहाँ पर शब्द जो है इसका मतलब है किसान या ग्रामीण जिसके खेत हैं, जिसके जोत हैं। तो खातेदारों के बिखरे हुए जोतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को चकबंदी कहते हैं। चकबंदी के बाद एकत्रित हुए जोतों को चक कहते हैं। ये चक जो शब्द है, चकबंदी के बाद जो एकत्रित जो जोत होंगे उन्हें सबको सम्मिलित रूप से चक बोला जाएगा। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लिया ये एक गांव है। इस गांव में ये जोत हैं। मान लिया यह ए का है, यह बी और ये सी। ए बी सी नाम से कोई खातेदार हैं तो इन खातेदारों के ये जोत हैं और इन्हीं खातेदारों के कुछ जोत इधर हैं और मान लिया यहाँ पर भी इनके जोत हैं। ये जो खातेदार हैं इनके जोत, इनके खेत जो हैं 4 जगह विभाजित हैं। 1 2 3 4। तो इन खातेदारों को, इन किसानों को इन जो खेत हैं, अपने जो 4 जगह खेत हैं, इन खेतों में अलग अलग सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सिंचाई व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल और जो खाद वगैरह है वो भी अलग अलग बोनी पड़ेगी। जो कृषि यंत्र है उनका प्रयोग भी अलग अलग करना पड़ेगा। यदि यह जोत छोटे छोटे हैं तो छोटे जोतों में, छोटे खेतों में कृषि यंत्रों का प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कठिनाई से कृषि यंत्रों का प्रयोग हो पाता है। तो इन सब व्यवस्थाओं को, इन सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार ने चकबंदी योजना की शुरुआत करी। ये चकबंदी जो योजना है सरकार की एक कल्याणकारी योजना है जिससे किसानों को बहुत से लाभ होते हैं। अब ये जो स्थिति है चकबंदी से पहले की है। अब चकबंदी से हमने बताया कि चकबंदी में जोतों को इकट्ठा किया जाता है। तो एक के देखे कितने जोत हैं, 1 2 3 4 जोत हैं। इन चारों जोतों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया। बी के कितने जोत हैं, 1 2 3 और 1 4। बी के चारों जोतों को इकट्ठा कर दिया गया। इसी तरह से सी के चारों जोतों को इकट्ठा कर दिया गया और यहाँ पर देखा हमने डी के कुल 2 जोत हैं तो डी के 2 जोतों को इकट्ठा कर दिया गया। तो इस तरह से जो अलग अलग जो जोत थे किसान के वह इकट्ठे हो गए और यह स्थिति है चकबंदी के बाद की।
तो ये जो जोत हैं अब यह चक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चक कहलाएंगे। अब खातेदार जो है, जो किसान है, किसान के जोत जो हैं पहले की अपेक्षा बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पर वह 4 अलग अलग सिंचाई के साधन जुटाता, लेकिन यहाँ पर वह एक ही सिंचाई के साधन से जो जोत हमारा इकट्ठा है, चक हमारा इकट्ठा है, इसकी सिंचाई आसानी से कर सकता है। इससे उसे कम लागत में ज़्यादा पैदावार होने की संभावना रहती है। इसी तरह से अन्य जैसे कृषि यंत्रों का प्रयोग इनमें आसानी से हो जाएगा। तो यह सब देखते हुए कि किसान के जो छोटे छोटे जोत हैं इनमें ज़्यादा लागत से कम पैदावार हो पाती है, तो चकबंदी के बाद वहीं पर कम लागत में ज़्यादा पैदावार होने की संभावना रहती है, तो इसलिए चकबंदी की जाती है। तो हमने समझा कि चकबंदी क्या है। तो चकबंदी खातेदारों के बिखरे हुए जोतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को चकबंदी कहते हैं। चकबंदी के बाद एकत्रित हुए जोतों को चक कहते हैं। अभी और पढ़ेंगे कि राज्यों चकबंदी करने के लिए राज्यों को कटकों में विभाजित किया गया है। कटक मतलब कि राज्य जो है उनमें अलग कर दिया गया है क्षेत्र के अकॉर्डिंग, कि विभिन्न कटकों में विभाजित कर दिया गया है और इन कटकों में चकबंदी की प्रक्रिया होती है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो समझते हैं। चकबंदी जो योजना है सबसे पहले यूपी में 1954 में मुजफ्फरनगर ज़िले की कैराना तहसील में, बस सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील में शुरुआत की गई थी। तो 1954 में चकबंदी योजना की शुरुआत करी गई। सबसे पहले 2 जगह मुजफ्फरनगर ज़िले में और सुल्तानपुर ज़िले में। मुजफ्फरनगर ज़िले के कैराना तहसील में, ये कैराना जो तहसील है वर्तमान में शामली में है, वर्तमान में। और जो सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील ये अमेठी में है वर्तमान में। तो चकबंदी योजना की जो शुरुआत करी गई उत्तर प्रदेश सबसे पहले सन 1954 में की गई। ये मुजफ्फरनगर ज़िले के कैराना तहसील से और सुल्तानपुर ज़िले के मुसाफिर खाना तहसील से इसकी शुरुआत हुई। जब देखा गया कि इन क्षेत्रों में, इन दोनों ज़िलों में जहाँ पर चकबंदी 1954 में शुरुआत करी गई, यहाँ पर ये जो परीक्षण था ये जब सफल हुआ तो 1958 में, सन 1958 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कम से कम एक बार चकबंदी पूरी की जा चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी की जा चुकी है, तो इसका आंसर होगा कम से कम एक बार चकबंदी पूरे उत्तर प्रदेश में की जा सकी है। हालांकि कुछ जगहों पर एक से अधिक बार भी हो चुकी है, लेकिन जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी की जा चुकी है, तो उसका आंसर होगा एक बार। देखते हैं चकबंदी विभाग का जो कार्य होता है वह चकबंदी प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करने का कार्य होता है। चकबंदी प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करने का कार्य चकबंदी विभाग का होता है। चकबंदी विभाग की जो स्थापना है वह उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत की गई। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत चकबंदी विभाग की स्थापना की गई। चकबंदी विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे चकबंदी आयुक्त या चकबंदी संचालक कहते हैं। आइए अब हम चकबंदी विभाग के कुछ कार्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला कार्य है बिखरे हुए खेतों को एकत्रित करके चक बनाना, ये हम पढ़ ही चुके हैं। दूसरा है चक में मार्ग एवं नाली की व्यवस्था करना, इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो चक बनाए जाते हैं, चक में मार्ग एवं नाली की व्यवस्था किस विभाग के द्वारा की जाती है, तो चकबंदी विभाग के द्वारा की जाती है। जोत का एक निश्चित प्रतिशत काटकर सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु आरक्षित करना। जब चकबंदी की जाती है तो जोत का एक निश्चित प्रतिशत काटा जाता है। उस कटे हुए क्षेत्र में मान लिया कुछ जोत हैं तो उनके कुछ निश्चित प्रतिशत को काट कर हमारा यही क्षेत्र बना, जाके इतना क्षेत्र हुआ, सभी जोतों से कुछ निश्चित प्रतिशत काट के इतना क्षेत्र बना। तो इन क्षेत्रों पर सार्वजनिक कार्य हेतु
ये सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया जाता है। सार्वजनिक उद्देश्य जैसे स्कूल का निर्माण, पार्क, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, ये इस तरह की संस्थाएं जो होती हैं ये सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं। इनके उद्देश्य हेतु इन्हें आरक्षित कर दिया जाता है। अगला कार्य चकबंदी से संबंधित न्यायिक कार्यों का संपादन करना। चकबंदी विभाग का जो कार्य होता है, चकबंदी से संबंधित न्यायिक कार्यों का संपादन करना। यदि किसी खातेदार को चकबंदी से कोई समस्या है तो वह इसका भी चकबंदी विभाग इसका भी निस्तारण करेगा। अब हम देखते हैं चकबंदी का उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है चकबंदी से। तो सबसे पहला तो लाभ यही है कि जोत व्यवस्थित हो जाते हैं। जो अलग अलग बिखरे हुए जोत होते हैं वह व्यवस्थित होकर एक जगह पर आ जाते हैं। कम मेहनत में अधिक उत्पादन होता है, ये भी बता चुके हैं हम कि कम मेहनत और कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन होता है। कृषि यांत्रिकरण में वृद्धि, कृषि के जो यंत्र हैं, जो चक होते हैं, उनमें आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि कृषि को अधिक वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। चौथा है सार्वजनिक हितों का निर्माण, जैसे ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, खेलकूद मैदान, अस्पताल, पार्क आदि का निर्माण। ये सार्वजनिक हितों का निर्माण हुआ है। जैसे अगला जो लाभ है वो पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण संतुलन कैसे, जैसे जो चक हुए हमारे, इन चक के पास जाने के लिए मार्ग और नालियों की व्यवस्था चकबंदी विभाग करता है। तो इस मार्ग के दोनों ओर चकबंदी विभाग वृक्षारोपण कर सकता है, जिससे पर्यावरण संतुलन होगा। या सार्वजनिक हितों के लिए जो प्रतिशत जोतों का काटा गया है उस भूमि पर भी वृक्षारोपण कर सकता है। भूमि विवाद में कमी। भूमि विवाद में कमी, यदि किसी खातेदार के अलग अलग जोत हैं तो वहाँ पर जो विवाद की स्थिति होती है वह ज़्यादा बनती है अपेक्षाकृत एक जोत के आसपास जो विवाद होते हैं वो कम से कम रहते हैं। तो भूमि विवाद में कमी। समय की बचत, जब एक जगह पर सभी जोत होंगे खातेदार के तो समय की बचत भी होगी, वह पूरा ध्यान एक ही जगह पर लगाएगा अलग अलग की अपेक्षा। चकबंदी विभाग के जो उद्देश्य हैं, चकबंदी के जो उद्देश्य हैं, जो लाभ हैं, वो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं चकबंदी विभाग की जो संरचना होती है वो क्या होती है। तो चकबंदी विभाग का जो अध्यक्ष होता है वह चकबंदी आयुक्त या संचालक कहलाता है। इसकी सहायता के लिए संयुक्त चकबंदी संचालक होता है और अपर चकबंदी संचालक जो होते हैं वह चकबंदी आयुक्त संचालक की सहायता के लिए होते हैं। इसके बाद जिले स्तर पर सबसे बड़ा चकबंदी अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है। जिले स्तर पर जिले का सबसे बड़ा चकबंदी अधिकारी यह सभी अधिकारी चकबंदी स्तर पर होते हैं। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया जिला उप संचालक चकबंदी। इसकी सहायता के लिए चकबंदी अधिकारी होता है, सहायक चकबंदी अधिकारी होता है, सहायक संचालक चकबंदी होता है, उप संचालक चकबंदी होता है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ये भी होता है। तो ये सभी और लेखपाल, यह सभी चकबंदी उप संचालक की, जिला उप संचालक की सहायता के लिए होते हैं। लेखपाल का मुख्य कार्य चकबंदी का मुख्य क्रियान्वयन होता है। यह सभी अधिकारी सहायता के लिए तो होते हैं, भूलेखीकरण और जो चकबंदी संबंधित जो कागजात होते हैं उनकी देखरेख और उनके कलेक्शन और उनके निरीक्षण के लिए साथ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह लेखपाल का होता है, जो चकबंदी का मुख्य क्रियान्वयन करता है। लेखपाल ही गांव में जाकर जो खातेदार हैं उनकी
जो जोत होंगे उन्हें देखेगा और अलग अलग जोतों को वहाँ के एक चकबंदी समिति गठित करी जाती है प्रत्येक कटक में। और उस देखो चकबंदी तभी होती है जब उसमें जो खातेदार हैं, जनता है उस गांव की, प्रतिनिधि जो होते हैं, इन सभी को चकबंदी से कोई ऐतराज ना हो, इन सब की सहमति पर ही चकबंदी होती है। कम से कम तो चकबंदी लेखपाल जो होता है वह चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है, जबकि राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन कार्य करता है। तो इन दोनों में अंतर हमें पता होना चाहिए कि चकबंदी लेखपाल जो होता है वह चकबंदी आयुक्त के अंडर में कार्य करता है, इसके अंडर में कार्य करता है, और जबकि राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी जो उस जिले का होगा उसके अंडर में कार्य करेगा। किस जिले में कितने लेखपाल होंगे यह निर्णय राज्य सरकार का होता है। यह राज्य सरकार तय करेगी कि किस जिले में कितने लेखपाल होंगे। और ये लेखपालों की जो नियुक्ति है यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के अनुसार होती है। चूँकि यह नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को होता है कि जिले में कितने लेखपालों की नियुक्ति की जाए, और नियुक्ति का अधिकार किसे होता है, राज्य सरकार को। लेकिन राज्य सरकार ने अपने इस कर्तव्य को परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर को दे दिया है। देखो, राज्य सरकार भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक हलके में लेखपाल की नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्य सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व को, इस कर्तव्य को परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर को दे रखा है। तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक जिले को लेखपाल के कार्य करने के लिए हलकों में बांटा गया है। जिले को किस में बांटा गया, हलकों में। चकबंदी के लिए पहले समझ लो, चकबंदी के लिए राज्य को कटक में बांटा जाता है, और लेखपाल के कार्यों को करने के लिए जिले को हलकों में बांटा जाता है, हलके में बांटा जाता है। इसके बाद चकबंदी के लिए राज्य को कटक में बांटा जाता है। प्रत्येक कटक में एक चकबंदी समिति का निर्माण होता है। चकबंदी के लिए प्रत्येक कटक में एक चकबंदी समिति का निर्माण होता है। प्रत्येक, देखो कुछ इस तरह से हम समझते हैं अच्छे से। तो राज्य को चकबंदी के लिए कटकों में विभाजित किया जाता है, और इस कटक में चकबंदी के लिए चकबंदी समिति बनाई जाती है। एक चकबंदी समिति बनाई जाती है। इस समिति में 5 से 11 सदस्य होंगे, यानी कि न्यूनतम जो सदस्य होंगे वो 5 होंगे और अधिकतम सदस्य 11 हो सकते हैं। चकबंदी समिति को और अधिक प्रतिनिधित्व और विश्वसनीय बनाने के लिए समिति में अधिकतम 4, इसमें 4 सदस्य नामांकित किए जाते हैं। क्या किए जाएंगे, नामांकित। और ये नामांकित कौन करेगा, बंदोबस्त अधिकारी करेगा। और जो नामांकित करेगा 4 सदस्य, कौन करेगा, बंदोबस्त अधिकारी। और ये बंदोबस्त अधिकारी किसका होगा, चकबंदी विभाग का। तो हम चकबंदी भी लिखेंगे। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी इन 4 सदस्यों को नामांकित करेगा, और वह सदस्य कौन होंगे, उसी कटक के खातेदार होंगे जो अपेक्षित योग्यता रखते होंगे। तो राज्यों को कटकों में विभाजित किया गया, और इन कटकों में चकबंदी के लिए चकबंदी समिति बनाएगी। इस चकबंदी समिति में 5 से 11 सदस्य होंगे, न्यूनतम 5 अधिकतम 11 सदस्य।